ग्लोमेरुलर फंक्शन को असेस करने के बाद हम लोगों ने कल के लेक्चर में स्टार्ट किया था कि अगर आपने किडनी के ट्यूब्यूलर फंक्शन को असेस करना है तो इसके लिए आपने दो चीज़ें माइंड में रखनी है। एक तो ये कि आपकी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए किसी एनालाइट की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें आप ग्लूकोज की एग्जांपल ले सकते हो, आप वाटर की एग्जांपल ले सकते हो, आप प्रोटॉन कंसंट्रेशन की एग्जांपल ले सकते हो कि ये आपके ब्लड के अंदर नॉर्मली कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब जब भी आपका जो किडनी है, आप नेफ्रॉन को अगर इसको देखें तो जब भी ब्लड इसमें से पास करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपके पास फिल्ट्रेट आएगा उस फिल्ट्रेट के अंदर वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे जो कि प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन के बाद आपकी जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट है उस फिल्ट्रेट को कंपेयर करते हैं विद प्लाज्मा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आपके पास ट्रांसपोर्टर्स हैं ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टर्स हैं। यानी अगर तो आपके पास सपोज यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया ना कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज की एक फिक्स्ड अमाउंट है, सपोज हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं। ठीक है, अगर ये कंसंट्रेशन आपके प्लाज्मा के अंदर कम हो रही है तो उस केस में इस फिल्ट्रेट में से आपके ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करेंगे ताकि प्लाज्मा होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाए। ठीक है, इसमें कल एक एग्जांपल मैंने वाटर के हवाले से दी थी कि अगर आप जो है वो डिहाइड्रेशन कंडीशन में है या आप जो है वो हाइड्रेटेड कंडीशन में है, सो दोनों कंडीशंस में आपके ये जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं इनका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। एक केस में ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम ऑफ वाटर को इस फिल्ट्रेट में से क्या कर लेंगे, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। इसका मतलब है कि अब जो यूरिन आप पास करोगे वो यूरिन कंपैरेटिवली क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, बिकॉज उसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगी, कम होगी। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि इसकी ऑस्मोलैलिटी क्या होगी, हाई होगी कंपेयर टू दी प्लाज्मा सैंपल। ठीक है, सेम वॉल्यूम अगर आप कंपेयर करो प्लाज्मा का यूरिन के साथ तो इसकी ऑस्मोलैलिटी आपके पास ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ से वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हुआ है और रीअब्जॉर्ब होके कहाँ पे जा रहा है, प्लाज्मा सैंपल के अंदर। सो ऑब्वियसली जो प्लाज्मा सैंपल है उसकी ऑस्मोलैलिटी इस केस में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सो यहाँ से हमने एक पॉइंट क्या कंक्लूड किया कि अगर आपकी किडनी का ये ट्यूब्यूलर फंक्शन बिल्कुल इंटैक्ट है इस केस में आपके दोनों बॉडी फ्लूइड्स की जो ऑस्मोलैलिटीज हैं ये कभी भी इक्वल नहीं होगी, इनमें हमेशा कुछ ना कुछ आप डिफरेंस ज़रूर ऑब्जर्व करोगे। और ये किस वजह से, रीअब्जॉर्प्शन की वजह। सो इसी पॉइंट को बेस करते हुए हम लोगों ने ट्यूब्यूलर फंक्शन की असेसमेंट के लिए ये एक पैरामीटर रखा था कि समटाइम्स हम ट्यूब्यूलर फंक्शन को देखने के लिए कि क्या वाकई आपके जो रिनल ट्यूब्यूल्स हैं वो अपनी रीअब्जॉर्प्टिव एबिलिटीज शो कर रहे हैं या नहीं, हम इस पैरामीटर को जो है वो यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं लिवर के डिफरेंट फंक्शंस को असेस करने के लिए, इसी तरह से आप ट्यूब्यूलर फंक्शन को असेस करने के लिए यूरिन और प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी को कंपेयर करते हो। जैसे अभी मैंने एक ओवरव्यू में ये बात कही है कि ये आपके पास दोनों बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैलिटी हमेशा जो है वो डिफरेंट होंगी। लाइक डिहाइड्रेशन कंडीशन में यूरिन की ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होगी, प्लाज्मा की कम होगी। और इसी तरह से अगर आप ओवर हाइड्रेटेड कंडीशन में हो तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम होगी और प्लाज्मा सैंपल की क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो एक डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहता है। इसीलिए आप अगर दो डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैलिटीज को कंपेयर करते हो, ठीक है, ऑस्मोलैलिटी सिंपली क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ वाटर। सपोज आपको किसी सैंपल के अंदर जो है वो 3 या 4 सोल्यूट्स दिए गए हैं कि इसमें सपोज ग्लूकोज कितनी कंसंट्रेशन है, इसमें यूरिया कितनी कंसंट्रेशन है, सीरम की आपने कैलकुलेट करनी है ऑस्मोलैलिटी। तो सपोज इसमें 16.3 मिलीमोल पर लीटर है और यहाँ पे आपके पास 18.1 मिलीमोल पर लीटर है, तो ऑस्मोलैलिटी आपके पास क्या होगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। सो यहाँ पे आप सिंपली 1 kg लिख के इन दोनों का जो सम है उसको ऐड करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ऑस्मोलैलिटी।
सो सिंपल एक डेफिनेशन आपके पास आ गई कि ऑस्मोलैलिटी इज नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे आपका सॉल्वेंट क्या है, बॉडी वाटर। और दूसरी जो कंडीशन हमने देखी है वो ये कि हमेशा आपके पास ये जो यूरिन और जो प्लाज्मा है इनकी ऑस्मोलैलिटीज में एक डिफरेंस होता है। यानी अगर आप इनकी रेशियोज को कैलकुलेट करते हो, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी को डिवाइड करते हो यूरिन ऑस्मोलैलिटी पे, तो ये आंसर आपके पास कभी भी 1 नहीं आना चाहिए। 1 तभी आएगा ना जब यहाँ पे आपके पास प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी सपोज 209 और यूरिन ऑस्मोलैलिटी ये भी 209 है। अगर तो सेम है तो तब आंसर 1 आना चाहिए, और अगर आंसर 1 आया तो इट मीन्स कि आपके जो रिनल ट्यूब्यूलर सेल्स हैं वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे। तभी यहाँ से गुजरने के बाद आपका ये जो फिल्ट्रेट है, यहाँ से जो यूरिन कलेक्ट होगा, इसकी ऑस्मोलैलिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसी प्लाज्मा सैंपल की। यानी यहाँ पे जिस पर्पस के लिए ये आया था, रीअब्जॉर्प्शन के लिए, वो फंक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रेशो कभी भी आपके पास 1 नहीं आनी चाहिए। ये ग्रेटर देन 1 हो सकती है या आपके पास लेस देन 1 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। वो हाइड्रेशन की कंडीशंस हैं या डिहाइड्रेशन की कंडीशन। अब कल के लेक्चर में एक सिनेरियो हमने इस तरह से डिस्कस किया था कि सपोज आपने किसी पेशेंट के लिए जो है वो आपने टेस्ट की ऑस्मोलैलिटी, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी और यूरिन ऑस्मोलैलिटीज आपने चेक की और दोनों इक्वल आ रही हैं। इन अदर वर्ड्स रेशियो आपके पास आ गई है इन दोनों की इज इक्वल टू 1, जो कि नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास क्लिनिकल किसी टेस्ट में आ रही है तो इसकी इंटरप्रिटेशंस क्या हो सकती हैं, पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस आपके पास क्या होंगी। ठीक है, इसमें आपके पास 2 इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। सबसे पहली और मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन ये है कि किडनी के जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं या ट्यूब्यूलर फंक्शन जो है वो क्या है, कंप्रोमाइज्ड। यानी किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं वो जो नॉर्मल उनका रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये मैं सिर्फ वाटर के हवाले से बात कर रही हूँ। ऑस्मोलैलिटीज को देखते हुए आप ये इंटरप्रिटेशन दे सकते हो। और दूसरी आपके पास इसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है कि हमारे पास कुछ एंजाइम्स भी हैं ना जो कि वाटर बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। कितना वाटर रीअब्सॉर्ब होना है, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए आपके पास पिट्यूटरी की तरफ से कुछ सिक्रीशंस होती हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि किडनी सेल्स को डिक्टेट करते हैं, ट्यूब्यूलर सेल्स को डिक्टेट करते हैं कि दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब करना है फ्रॉम फिल्ट्रेट। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि आपके किडनी के ट्यूब्यूलर सेल्स बिल्कुल इंटैक्ट हों, लेकिन जब तक ये हार्मोन आके इन ट्यूब्यूलर सेल्स को गाइड नहीं करेगा, इनको बताएगा नहीं कि रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है, ये रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो दूसरी जस्टिफिकेशन ये हो सकती है कि आपके ट्यूब्यूलर सेल्स तो इंटैक्ट हैं बट हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से आपका ये फंक्शन जो है ये कंप्रोमाइज्ड है। इसी वजह से दोनों बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैलिटीज क्या हैं, एग्जैक्टली इक्वल आ रही हैं। अब इस चीज़ को, इन दोनों के दरमियान जो कंफ्यूजन है, इसको क्लियर करने के लिए मैंने एक एडिशनल टेस्ट आप लोगों को जो है वो बताया था, विच इज़ वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। ठीक है, यानी अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो आपने कंफर्मेशन तो बतानी है ना कि असल में प्रॉब्लम ये है या ये है। उसके लिए आपके पास एक टेस्ट है वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है आप उसको एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए, सपोज 8 PM टू 10 AM मॉर्निंग, आप वाटर डिप्राइव करते हो, किसी भी किस्म का फ्लूइड जो है इनटेक उस पर्सन का आप रोक देते हो। ठीक है, अब जनरली हम ये चीज सोचते हैं कि अगर हम वाटर का इनटेक नहीं करें, अगर हम वाटर का इनटेक नहीं करते तो एक नॉर्मल ट्यूब्यूलर सेल का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, रीएब्जॉर्प्शन करनी चाहिए ना उन्हें। ठीक है, सो अगर आपकी किडनी के सेल्स इंटैक्ट हुए और हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से ये रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो आप इसमें एक एनालॉग एडमिनिस्टर करते हो विच इज डेस्मोप्रेसिन, जो कि एनालॉग है। एनालॉग मीन्स कि इट इज सिमिलर टू दी दिस हार्मोन, बिल्कुल ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर है, ये सिंथेटिक एनालॉग है।
जो कि आप एक तरफ तो वाटर डिप्रीवेशन कर रहे हो, वाटर के इनटेक को रोक रहे हो, और दूसरी तरफ आप इस एवीपी का जो एनालॉग है उसको बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हो। अब सपोज आपके पास एवीपी की डेफिशिएंसी थी बॉडी में, लेकिन जैसे ही आपने उसका एनालॉग, ये एनालॉग इन ट्यूबुलर सेल्स को उसी तरह से डिक्टेट करेगा जैसे एवीपी कर रहा था, और ये ट्यूबुलर सेल्स क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन के फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे। तो अब अगर आप दोबारा इन दोनों बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैलिटीज को कंपेयर करोगे, दोबारा से कैलकुलेट करोगे, तो दिस टाइम जो यूरिन पास होगा उसकी ऑस्मोलैलिटी बहुत हाई होगी। ठीक है, क्योंकि इस केस में आपकी ये ट्यूब्यूल्स मैक्सिमम ऑफ वाटर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये जो ऑस्मोलैलिटी का डिफरेंस है ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तभी है जब आपके पास ओरिजिनल केस में प्रॉब्लम किसकी थी, हार्मोनल डेफिशिएंसी की। लेकिन अगर एवीपी के एनालॉग को एडमिनिस्टर करने के बाद, डेस्मोप्रेसिन को एडमिनिस्टर करने के बाद, स्टिल आपके पास दोनों बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैलिटी सेम है, प्लाज्मा और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी सेम है, इट मीन्स कि हार्मोनल डेफिशिएंसी नहीं थी, बल्कि आपके ट्यूब्यूलर सेल्स में ही कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, उनका जो रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन है वो एक्चुअली कंप्रोमाइज्ड है, ये किसी हार्मोन की वजह से नहीं। नेक्स्ट, अब हम बाकी और क्या ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप इस ट्यूब्यूलर फंक्शन को देख सकते हो। पहले वो मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाऊंगी क्या क्या मेथड्स हैं, और फिर फाइनली मैं ये बताऊंगी कि एक्चुअली आप उनको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। लाइक आपने अगर यूरिन पीएच देखनी है या एसिड लोड टेस्ट परफॉर्म करना है तो वो किस तरह से होगा, आप इसकी जो प्रिडिक्शन है उससे कैसे आप जो है वो कीटोसिस को कर सकते हो, हाइपोथेसाइज कर सकते हो। ठीक है, और प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, और फाइनली अमाइनो एसिड यूरिया। ठीक है, ये 3 से 4 कंडीशन हैं जिनकी बेस पे हम फर्दर जो है वो इवेलुएशन कर सकते हैं ट्यूब्यूलर फंक्शन की। तो सेकेंड टेस्ट है आपके पास पीएच एंड acid load test, pH of urine and acid load test। ठीक है, इसमें अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो आपके पास नॉर्मली, जैसे अगर आप एक रेफरेंस रेंज निकालते हो तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि आपके पास एक नॉर्मल पीएच रेंज क्या है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 5.5, और अगर पीएच इससे ज़्यादा हो जाएगी या पीएच इससे कम हो जाएगी तो उसका क्या इफेक्ट है और एक्चुअली वो क्यों हो रही है। लाइक अगर नॉर्मल रेंज ये है तो किस केस में आपके पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उसकी रीज़न क्या हो सकती है, पहले तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं हम उसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए जो हमने वाटर के ऊपर अप्लाई किया था। ठीक है बच्चों, इसमें ये सारे जो टेस्ट मैंने अभी आपको बताने हैं ना, चूंकि हम इसमें ट्यूब्यूलर फंक्शन को देखते हैं, इसमें जिस भी एनालाइट की मैं बात करूंगी आपने उसकी रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर उसकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है, इन दोनों पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, इनके दरमियान क्या लिंक है, जैसे नॉर्मल आप ये देखो कि अगर किसी मॉलिक्यूल की प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितनी होनी चाहिए उससे वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी एक्सीड कर गई है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ पे रिलीज होगी, यूरिन में, ये नॉर्मल है। ठीक है, और अगर प्लाज्मा के अंदर किसी एनालाइट की कंसंट्रेशन कम है, डिक्रीज्ड है, तो उस केस में आपके पास जो है वो मैक्सिमम उसकी क्या होगी, रीअब्सॉर्प्शन। ये 2 पॉइंट्स आपके माइंड में ऑल द टाइम होने चाहिए जब तक मैं ये किडनी फंक्शन टेस्ट एक्सप्लेन करें। ठीक है, उस केस में आपके यूरिन सैंपल के अंदर ऑटोमेटिकली उस एनालाइट की कंसंट्रेशन कम होगी, बिकॉज बॉडी को उसकी ज़रूरत थी और उसकी मैक्सिमम अमाउंट क्या हो गई है, रीअब्सॉर्ब हो गई है। सो आप इन दोनों बॉडी फ्लूइड्स को कोरिलेट करोगे, प्लाज्मा को विद यूरिन। ठीक है, ये अपने माइंड में आपने बेसिक सा पॉइंट रखना है। अब हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं पीएच ऑफ यूरिन और एसिड लोड टेस्ट के ऊपर, कि आप किस तरह से जो है वो पीएच को कैलकुलेट करोगे और एसिड लोड टेस्ट को आप देखोगे। इसी एसिड लोड टेस्ट की बेस पे एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी विच इज रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ
pH ऑफ यूरिन, आप देखोगे या आइडेंटिफाई कर सकते हो आप किस कंडीशन को, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस करते हैं ना, इट मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब ये प्रोटॉन मल्टीपल रीजंस की वजह से आपकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। समटाइम्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होते हैं। ठीक है, उस इस एसिडोसिस को आप कहते हो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, कि एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म की वजह से एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन हुई और आपकी पीएच जो है वो मोर एसिडिक हो गई। तो इस एसिडोसिस को, एसिडोसिस मीन एसिड लोड, प्रोडक्शन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एसिडिक प्रोटॉन्स। सो इस केस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन्स कि आपके पास मेटाबॉलिक रीजंस की वजह से एसिडोसिस हो रहा है। रिनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस मीन्स कि रिनल की जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं उनमें किसी प्रॉब्लम की वजह से एसिडोसिस हो रहा है। ठीक है, वो प्रॉब्लम मैं अभी आइडेंटिफाई करती हूँ। और इसी तरह से एक एसिडोसिस है आपके पास कीटो एसिडोसिस, जिसमें कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन की वजह से एसिडोसिस होता है। जिन बच्चों ने बायोएनर्जेटिक्स का कोर्स पढ़ा है वो तो इन टर्मिनोलॉजीज को समझ रहे होंगे, लेकिन जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कीटोजेनेसिस, जिसकी वजह से भी आपके पास जो है वो कुछ एसिडिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि ब्लड की पीएच को ड्रॉप कर देते हैं। ये इंशाल्लाह आप उस कोर्स के अंदर जो टर्म है इसको क्लियर करोगे, कीटो एसिडोसिस। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर मल्टीपल ऐसे रिएक्शंस हैं, मल्टीपल ऐसी कंडीशंस हैं जिनके रिस्पॉन्स में एसिड प्रोडक्शन या एसिड एक्यूमुलेशन हो सकती है। और जब भी मैं एसिड एक्यूमुलेशन की बात करूँ, इट मीन्स कि मैं प्रोटॉन्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो पीएच ऑफ यूरिन से हमें रिनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस का कैसे पता चलेगा। आप नॉर्मली अगर इसी डायग्राम को यहाँ पे अपने माइंड में रखो, दिस वन, इसका मतलब है कि आपके पास जो प्लाज्मा सैंपल किडनी में से पास करता है एज अ फिल्ट्रेट, इस प्लाज्मा सैंपल में ऑब्वियसली कुछ प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है, ये सपोज प्लाज्मा सॉरी फिल्ट्रेट, अब मैं इसे कहूंगी, इस फिल्ट्रेट में आपके पास कुछ प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब समटाइम्स आपकी प्लाज्मा की जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है, इसको देखते हुए अगर प्लाज्मा में प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम हो गई है, इन अदर वर्ड्स पीएच 7.4 से एक्सीड करके सपोज 8 की तरफ जाना शुरू हो रही है, आल्दो इतना ज़्यादा जो चेंज है वो नहीं आता, ये एक नैरो रेंज में कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन सपोज कि ये पीएच इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा सैंपल्स। तो इस केस में आपके पास क्या रिस्पॉन्स होगा, आपके जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं इनका नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इन ट्यूब्यूलर सेल्स को मैक्सिमम ऑफ प्रोटॉन्स को रीएब्सॉर्ब करना चाहिए ताकि जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम हुई है वो वापस मेंटेन हो और इसकी वजह से जो पीएच चेंज आ रहा है आपकी प्लाज्मा में वो वापस रिवर्स हो सके, एक जो नॉर्मल रेंज है उसके अंदर ये आपकी पीएच रह सके, इसमें किसी किस्म का चेंज ना आए। ठीक है, ये आपके पास एक नॉर्मल फंक्शन है। बट सपोज कि आपके ये जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्होंने प्रोटॉन्स को रीअब्सॉर्ब करवाना है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, या किसी और रीजन की वजह से आपके प्रोटॉन्स रीअब्सॉर्ब होने की बजाय कहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं, यूरिन में सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, सो इस केस में आपके यूरिन सैंपल के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन हाई होगी, यानी ये मोर एसिडिक होगा, और प्लाज्मा सैंपल के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम होगी, यानी यहाँ पे आप एल्कलोसिस की कंडीशन को ऑब्जर्व करोगे। प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम होना मीन एल्कलोसिस, और अगर प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो दिस इज एसिडोसिस। ठीक है, इसी कंडीशन को आप रिवर्स कर सकते हो कि आपके पास जो है वो सपोज प्लाज्मा सैंपल्स के अंदर देयर इज हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन हैं, ये प्रोटॉन्स आपके पास यहाँ से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होने थे।
लेकिन जो आपके ट्यूब्यूलर सेल्स हैं वो उसको रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको यूरिन का पार्ट नहीं बनने दे रहे। तो इस केस में आपके यूरिन की पीएच जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ये अल्कलाइन कंडीशंस को अडॉप्ट करेगा, और आपका जो प्लाज्मा सैंपल है उसमें प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और इसमें आप कौन सी कंडीशंस देखोगे, एसिडोसिस की कंडीशंस देखोगे। ठीक है, तो ये जो एसिडोसिस है ये आपकी रिनल प्रॉब्लम की वजह से है, किडनी के ट्यूब्यूलर फंक्शन के जो है वो आप कह लें उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे एसिडोसिस ऑब्जर्व हो रहा है। तो आप इस केस को क्या कहोगे कि दिस एसिडोसिस इज एक्चुअली रिनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, कि आपके बॉडी फ्लूइड या प्लाज्मा में प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और वो किस वजह से एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बिकॉज आपकी किडनी के सेल्स उसे बाहर सिक्रीट नहीं कर रहे, यूरिन में सिक्रीट नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस केस में जो एसिडोसिस है उसके पीछे क्या रीजन है, ट्यूबुलर डायसफंक्शन। ओके, तो इसका मतलब है कि आप जो प्लाज्मा सैंपल्स हैं उनकी पीएच को देखते हुए बता सकते हो कि आपके पास जो एसिडोसिस है, जो ब्लड की पीएच आप देख रहे हो कि वो ज़्यादा एसिडिक हो रही है, वो रिनल ट्यूबुलर डायसफंक्शन की वजह से, या उसके पीछे कोई और रीज़न है। कैसे ये आप कैसे करोगे, सपोज आपने प्लाज्मा सैंपल की पीएच ऑब्जर्व की और ये पीएच 7 या कोई 6.9 की रेंज में थी, यानी आप इसके अंदर हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, बिकॉज जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतनी ही आपकी पीएच कम होगी, प्लाज्मा ज़्यादा एसिडिक होगा। इट मीन्स कि आपके पास ये जो ब्लड प्लाज्मा की पीएच ग्रेजुअली कम हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और इसको आप कह सकते हो दिस कंडीशन इज एसिडोसिस। बट जैसा मैंने अभी कहा है, एसिडोसिस कुड बी रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स हैं। हमें क्या पता कि ये एसिडोसिस मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा है, अगर मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा है तो इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, ये अभी ठीक भी हो जाएगा। अगर कीटो एसिडोसिस है तो स्टारवेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है तो इस केस में आपको जो है वो कोई मेडिकेशन की तरफ जाना है। ठीक है, तो आपको इन तीनों चार जो कैटेगरीज हैं इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि वाई प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेटिंग इन प्लाज्मा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, यूरिन सैंपल को भी साथ अपने इन्वेस्टिगेशन में ऐड करते हो। सपोज अगर यूरिन की पीएच नॉर्मल होती, अगर तो यूरिन की पीएच नॉर्मल है, इसका मतलब है कि रिनल ट्यूबुलर सेल्स अपना फंक्शन ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर यूरिन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत लो है, इसका मतलब है कि किडनी के जो सेल्स हैं, जो ट्यूबुलर सेल्स हैं, दे आर अनएबल टू सिक्रीट प्रोटॉन, और इस वजह से आपके ये प्रोटॉन कहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, प्लाज्मा। ठीक है, और ये आपके पास किस फॉर्म में आप ऑब्जर्व करोगे, जब आपकी यूरिन सैंपल की पीएच क्या होगी, हाई। अगर तो पीएच नॉर्मल है इसका मतलब है इसमें नॉर्मल प्रोटॉन कंसंट्रेशन है, और इस केस में आपके ट्यूबुलर सेल्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रोटॉन कंसंट्रेशन लेस देन नॉर्मल है, बिलो नॉर्मल है, तो उस केस में इसका मतलब है कि आपके ट्यूबुलर सेल्स प्लाज्मा से प्रोटॉन्स यूरिन में पास नहीं कर रहे, और अगर यहाँ पे प्रोटॉन नहीं आ रहे, प्रोटॉन कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ प्रोटॉन कम है, तो ऑब्वियसली पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप प्लाज्मा के साथ साथ यूरिन पीएच को एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हो। जी ठीक है, जब तक यूरिन को आप इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, उसकी पीएच नहीं देखोगे, आपको कैसे पता है कि ट्यूबुलर सेल्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ट्यूबुलर सेल्स की सिक्रीशन आपके पास यूरिन ही है। ठीक है, सो दोनों बॉडी फ्लूइड्स को रिलेट करोगे। अब नेक्स्ट है कि आपके पास जो रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है ये क्यों हो रही है, यानी किडनी के सेल्स क्यों प्रोटॉन्स को सिक्रीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, वाई किडनी सेल्स आर, या किडनी ट्यूबुलर सेल्स आर अनएबल टू
सिक्रीट प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन की सिक्रीशन यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रही, इसकी क्या क्या रीजन है? जी बच्चों, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस को हम फर्दर 4 टाइप्स में जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रीजन कि आपके किडनी के जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो क्यों सिक्रीट नहीं कर पा रहे प्रोटॉन्स को। ठीक है, सो मल्टीपल रीजन हैं जिसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। समटाइम्स आपके पास जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो उनमें कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, कोई वेरिएंट ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है जो कि उतना एफिशिएंटली उनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, उनकी सिक्रीशन सॉरी नहीं कर पाता जितना एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टर करता है, यानी डिफेक्टिव वर्जन ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो टाइप 1 के अंदर आपके पास जो है वो ये जो डिफेक्टिव सिक्रीशन है, हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन है, ये इनहेरिटेड या एक्वायर्ड रीजंस की वजह से है। यानी प्रॉब्लम आपके ट्रांसपोर्टर के अंदर है और वो ट्रांसपोर्टर में या तो इनहेरिटेड कोई म्यूटेशन है जिसकी वजह से ये प्रोटॉन्स को सिक्रीट नहीं कर पा रहा। ठीक है, प्रोटॉन्स को यूरिन में सिक्रीट नहीं कर पा रहा, वहां पे उनको रिलीज नहीं कर पा रहा, और या फिर आपके पास कोई एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, समटाइम किसी ड्रग या किसी टॉक्सिन के रिस्पॉन्स में आपके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो टारगेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से भी उनकी फंक्शनिंग जो है वो आप कह लें कि नॉर्मल से डेविएट हो जाती है, ट्रैक चेंज हो जाता है उनका। तो टाइप 1 के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टर को माइंड में रखना है कि इस केस में आपके पास इस एसिडोसिस में यू हैव अ डिफेक्टिव वर्जन ऑफ हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्टर, और ये जो डिफेक्टिव वर्जन है ये आपके पास या तो आपने इनहेरिट किया है इसे, या फिर एक्वायर्ड कंडीशन की वजह से आपका एक जो नॉर्मल हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्टर है वो क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया। ठीक है, सेकेंड रीजन आपके पास है द कैपेसिटी टू रीअब्सॉर्ब बाइकार्बोनेट इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इज रिड्यूस्ड। अच्छा, अब जैसे ही आपके पास प्रोटॉन्स को आप रिलेट करते हो एसिडिक कंडीशंस के साथ, उसी तरह से आप बाइकार्बोनेट आयंस को रिलेट करते हो किसके साथ, अल्कलाइन कंडीशंस के साथ। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस को आप रिलेट करते हो अल्कलाइन कंडीशंस के साथ। सो नॉर्मली आपके पास जो बफर सिस्टम प्रेजेंट होता है उसमें एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, दूसरा अल्कलाइन मॉलिक्यूल है, यानी एसिड और बेस दोनों आपके पास जो है वो अगर प्रेजेंट है, को एग्जिस्ट, इसका मतलब है ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं। लेकिन अगर किसी सैंपल के अंदर आपके पास सपोज प्रोटॉन्स तो प्रेजेंट है, नॉर्मल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, बट इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं बाइकार्बोनेट जो कि नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए थे इस प्रोटॉन के अगेंस्ट, ये बाइकार्बोनेट भी आपके पास किसी बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए थे, ये बाइकार्बोनेट्स अवेलेबल नहीं है या आप इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, बिकॉज इनको न्यूट्रलाइज करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके इस बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो यहाँ से क्या है, रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो प्रोटॉन्स को सिक्रीट नहीं कर पा रहे, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास प्लाज्मा के अंदर प्रोटॉन्स की नॉर्मल अमाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटॉन जरूरत से ज्यादा नहीं है, वो नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट है, बट उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास जो बाइकार्बोनेट आयंस चाहिए हैं, वो बाइकार्बोनेट आयंस आपकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स उसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर रहे। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन क्या था कि आपके जैसे ही प्लाज्मा सैंपल में सपोज बाइकार्बोनेट की अमाउंट कम है, तो जैसे ही आपका यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो ट्यूब्यूल्स के पास किया, तो अब आपकी जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं उनका फंक्शन है कि प्लाज्मा में अगर बाइकार्बोनेट कम है तो वो रीअब्सॉर्ब कर दें। ठीक है, बट अगर रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लाज्मा इस लो कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस के साथ ही एग्जिस्ट करेगा, और अगर इसकी कंसंट्रेशन लो ही रहेगी तो आपके पास नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स भी किस चीज को शो करेगी, एसिडोसिस को शो करेगी। ठीक है, बिकॉज वैसे उसने न्यूट्रलाइज हो जाना था, बट अब यहाँ पे ये पीएच को कम करेगी, एसिडिक कंडीशन को डेजिग्नेट करेगी। ये दूसरी रीजन हो गई। तीसरा फैक्टर है आपके पास कि आप अगर किसी जो है वो थर्ड टाइप आरटीए को देखते हैं तो इसमें आपके पास जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की जो टाइप 1 है, ठीक है, इसी की ये एक सब क्लास है। लाइक आपके पास यहाँ पे इसका एक पेडियाट्रिक वेरिएंट प्रेजेंट है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का, जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया है
कि आपके पास जो रिनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस है, जो टाइप 1 मैंने बताई थी, इसमें आपके पास जो है वो ऑप्शन हो सकती हैं दो, या तो ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकती है या फिर एक्वायर्ड जो रीजन है उसकी वजह से हो सकती है। बट समटाइम्स आपके पास जो है वो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स के अंदर पेड्रियाटिक वेरिएंट मींस कि इसमें आपके पास जो न्यूली बॉर्न इंडिविजुअल्स होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, उनके साथ आप इसको रिलेट कर रहे हो कि उन्होंने किसी तरह से इस जो ट्रांसपोर्टर है इसकी डिफेक्टिव फॉर्म को एक्वायर किया है। यानी इनहेरिटेड तो आपके पास जो है वो थ्रू आउट द लाइफ साथ चलेगी ना, वो न्यू बॉर्न से ही, लेकिन जो आपके पास पेड्रियाटिक वेरिएंट है ये एक्चुअली आपने किसी ड्रग, या हो सकता है कि आप वो जो यंग वन था उसने किसी किसी भी ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स में उसने ये वेरिएंट किसी भी ड्रग के रिस्पॉन्स में जो है इस वेरिएंट को क्या किया है, एक्वायर्ड किया है, ट्रांसपोर्टर की ऐसी फॉर्म को एक्वायर किया है जो कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स आयन कंसंट्रेशन को सिक्रीट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास ऑलमोस्ट लिंक्ड हैं। टाइप 1 में आप दोनों को देखते हो, लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली आपके पास एक्वायर्ड कंडीशन में ट्रांसपोर्टर है तो आप उसको टाइप 1 की बजाय कहाँ पे ले आओगे, टाइप 3 में ले आओगे। फिर आपने ना एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो मैं डिफरेंट टाइप्स बता रही हूँ ना, इसमें से टाइप 1 रिलेट कर रही है टाइप 3 के साथ और टाइप 2 रिलेट करेगी विद टाइप 4 के साथ। अब इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है, वो आपने बस क्लियर करना है। टाइप 1 के अंदर हम उन दोनों कंडीशंस को लिखते हैं जनरली, हम जो है वो डिवाइड करते हैं कि आपके पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की जो है वो डिफेक्टिव फॉर्म है, लेकिन रीजन आइडेंटिफाई नहीं करते। वो डिफेक्टिव फॉर्म आपके पास इनहेरिटेड भी हो सकती है, वो आपके पास एक्वायर्ड भी हो सकती है। किसी भी तरह से अगर आपने ट्रांसपोर्टर की जो डिफेक्टिव टाइप है उसको आपने जो है वो एक्वायर किया है या इनहेरिट किया है तो आप जो है वो टाइप 1 से बिलोंग करते हैं। बट टाइप 1 से भी स्पेसिफिक आपके पास है टाइप 3, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक्वायर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टर्स को लेके चलते हैं। यानी इसमें इनहेरिटेड जो आपके पास जो है वो फॉल्टी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको डिस्कस नहीं करते, सिर्फ एक्वायर्ड ट्रांसपोर्टर्स को अगर आप देखो, डिफेक्टिव एक्वायर्ड ट्रांसपोर्टर्स को देखो, तो आप उसको किस क्लास में फर्दर लेके जाओगे, टाइप 3 में, यानी इसमें इनहेरिटेड नहीं आए। देन है टाइप 2। मैम टाइप 3 जो है वो है भी तो स्पेसिफिक इन्फेंट्स के लिए। बिल्कुल स्पेसिफिक उनके लिए, न्यू बॉर्न्स के लिए है, क्योंकि ज्यादातर ये जो आपके पास है ना ट्यूब्यूलर फंक्शन को एक्वायर करना सेकेंडरी मीन से, उसमें डिफेक्ट को एक्वायर करना, ये अर्ली एजेस में होता है, ओल्ड एजेस में नहीं होता। ठीक है, सो एक स्पेसिफिक ग्रुप ने एक स्पेसिफिक एज में जो है वो इस डिफेक्ट को जो है वो एक्वायर किया फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, और वो इन्वायरमेंटल सोर्सेज आपके पास क्या है, किसी दूसरी डिजीज के ट्रीटमेंट के दौरान आपने कोई ऐसी ड्रग यूज की है जिसने आपकी किडनी की फंक्शनिंग को क्या किया, इफेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप 2 एंड टाइप 4। टाइप 2 में मैंने आप लोगों के सामने कहा है कि इसमें आपके पास जो बाइकार्बोनेट आयंस थे, ये बाइकार्बोनेट आयंस की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। अगर तो बाइकार्बोनेट आयन की रीएब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूलर फंक्शंस की वजह से नहीं हो पा रही, यानी ट्यूब्यूल्स ठीक से काम नहीं कर रहे और ये रीएब्जॉर्ब नहीं कर रहे बाइकार्बोनेट्स को, तो ये आपके पास टाइप 2 है। लेकिन अगर किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो ये आपके पास टाइप 4 है। यानी दोनों के अंदर आपके पास एनालाइट सेम है, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, इनकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो रही, ये रीजन दोनों में डिफरेंट है। इस केस में ट्यूब्यूलर सेल्स ठीक से काम नहीं कर रहे और यहाँ पे आपका जो हार्मोन है, जस्ट लाइक जैसे मैंने एवीपी की एग्जांपल दी थी जो कि वाटर साइकिल को मेंटेन करता है, बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन के लिए भी आपके पास एल्डोस्टेरोन होना जरूरी है। ठीक है, जो कि इन आयंस की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करता है। सो अगर किसी वजह से ये आपके पास हार्मोन नहीं है, एल्डोस्टेरोन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में भी आपके पास एसिडोसिस डेवलप हो सकती है, एंड दिस विल बी टाइप 4 रिनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। मैं बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आप लोगों के सामने लिस्ट डाउन कर रही हूँ कि ये 5-6 ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप किडनी फंक्शन को असेस कर सकते हो। पहला मेथड मैंने आपको यूरिन और प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी कंपैरिजन का बताया था, ठीक है, जिसमें वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट भी आ गया। सेकेंड मेथड मैंने आप लोगों के सामने असेसमेंट ऑफ यूरिन पीएच
और एसिड लोड टेस्ट बताया। थर्ड मेथड मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करना है स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया। स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया में आप अपने यूरिन सैंपल को इंस्पेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो फॉर सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स। जैसे हमने लिवर फंक्शन टेस्ट में कहा था ना कि आपकी डिफरेंट डिजीज कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक एंजाइम जो है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसी तरह से अगर आपके यूरिन के अंदर कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो वो एक खास किस्म की एबनॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करती है। ठीक है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। और ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स इन्हें मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज ये प्रोटीन्स किसी भी नॉर्मल पर्सन के अंदर यूरिन सैंपल में कभी भी सिक्रीट नहीं होती। ठीक है, यानी अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन के यूरिन को देखो और उसमें बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन या अल्फा 1 माइक्रोग्लोबिन जो कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, गैमा ग्लोब्यूलिन्स में आपने एंटीबॉडीज पढ़ी थी ना, उन गैमा ग्लोब्यूलिन्स के साथ आपके पास कुछ अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन्स भी होती हैं। सो ये प्रोटीन्स आपके नॉर्मल पर्सन के यूरिन में कभी भी प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन अगर आप इन्हें यूरिन में डिटेक्ट करते हो तो इट मीन्स कि किडनी के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है। किडनी ने इन नॉर्मल प्रोटीन्स को, इन एसेंशियल प्रोटीन्स को यूरिन में पास करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो इसका मतलब है कि जो रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन था वो कंप्रोमाइज हो चुका है। इसी तरह से ग्लूकोज, वेरी गुड, अगर आपकी बॉडी के अंदर आपने फूड में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज इनटेक किया है और वो ग्लूकोज किसी सेल के अंदर नहीं है बल्कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक, तो जब आपके पास प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो प्लाज्मा एक खास हद तक ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। अगर आप ग्लूकोज होम्योस्टेसिस की बात करो तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपके जो प्लाज्मा सैंपल के अंदर प्रेजेंट है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन अगर रीच हो गई है, लाइक अगर हम 180 को रखते हैं एज अ मैक्सिमम अमाउंट, 180 ग्राम पर लीटर, तो ये आपके पास जो 180 ग्राम पर लीटर है ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है जो कि प्लाज्मा के अंदर एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आपके प्लाज्मा सैंपल के अंदर 220 ग्राम पर लीटर प्रेजेंट है तो जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो यहाँ से यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे यूरिन में ये इसलिए आया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ट्यूब्यूलर सेल्स में कोई प्रॉब्लम है। ट्यूब्यूलर सेल्स को परमिशन ही नहीं है कि वो 180 ग्राम पर लीटर से ऊपर ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करें। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज रीनल थ्रेशोल्ड, कि एक मैक्सिमम जितने मॉलिक्यूल को उसने रीअब्सॉर्ब करना है वो कर चुका है। अब उसकी वो थ्रेशोल्ड जो है वो रीच हो गई है। इससे ऊपर का जितना भी ग्लूकोज होगा वो ये रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा बिकॉज इसकी थ्रेशोल्ड जो है वो अब इसको अलाउ नहीं कर रही। अब एक्स्ट्रा जितना भी ग्लूकोज होगा वो आपकी सिक्रीशंस में ही जाना है। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यूरिन में ज्यादा है तो ये एक नॉर्मल किडनी फंक्शन को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, कि इसमें किडनी फंक्शन किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ट्यूब्यूलर सेल्स में कोई मसला नहीं है, ट्यूब्यूलर सेल्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, बट उन ट्यूब्यूलर सेल्स को परमिशन ही नहीं है बिकॉज आपके प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की बहुत सी कंसंट्रेशन थी। ठीक है, सो हमेशा ग्लूकोज का यूरिन में प्रेजेंट होना जो है वो किडनी के फेलियर को इंडिकेट नहीं करता बल्कि ये नॉर्मल किडनी फंक्शनिंग को भी हाईलाइट करता है। बट अगर कॉन्स्टेंटली आपके पास यूरिन सैंपल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, इवन आप हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में भी हो, तो उस केस में आप इस चीज को कह सकते हो कि अब आपके जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं उनकी रीअब्सॉर्प्टिव एबिलिटीज क्या है, कंप्रोमाइज्ड है। ठीक है, और यही रूल आपका अप्लाई होता है अमाइनो एसिड्स पे, कि अगर अमाइनो एसिड यूरिन में सैंपल है तो इसमें भी आपके पास दो एक्सप्लेनेशन हैं। एक तो ये कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन एक्सीड है जिसकी वजह से रीनल थ्रेशोल्ड जो है वो आप मेंटेन हो चुकी है और अब एक्स्ट्रा जितने अमाइनो एसिड्स होंगे वो यूरिन में जाएंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इतनी है कि वो अब मजीद रीअब्जॉर्प्शन को अलाउ नहीं करती। लेकिन ट्यूब्यूलर सेल्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होती तो ट्यूब्यूल्स रीअब्सॉर्ब कर लेते, बट प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाई है इसलिए ट्यूब्यूल्स को परमिशन नहीं है कि वो रीअब्सॉर्ब करें। ठीक है, और दूसरी एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि अमाइनो एसिड यूरिन में इसलिए प्रेजेंट है बिकॉज आपकी किडनी के जो रीअब्सॉर्प्टिव मैकेनिज्म है वो डैमेज है। ठीक है,
ओके बच्चों, ये लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे कंक्लूड करने जा रही हूँ कि अभी जो मैंने आप लोगों के सामने डिफरेंट मेथड्स रखे हैं ना किडनी फंक्शन टेस्ट को असेस करने के लिए, इसमें आपने ये देखा है कि आपके पास जो नॉर्मली जो सब्सटेंसेस जो कि किडनी ने रीअब्जॉर्ब करनी थी, वो रीअब्जॉर्ब अगर नहीं कर पा रहा और उनको यूरिन में पास कर रहा है, तो इन सब डिजीजेस को कलेक्टिवली आप कहते हो फैनकोनी सिंड्रोम। ठीक है, यानी अगर आपके किडनी के जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं वो ट्यूब्यूलर सेल्स डैमेज हैं, वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से आपके असेंशियल जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे, यूरिन में। ठीक है, इस केस में आपको यूरिन में ग्लूकोज भी मिलेगी, आपको यूरिन में अमाइनो एसिड भी मिलेंगे, आपको यूरिन में एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर भी मिलेगा। ठीक है, और बाकी जितने आपके पास जो आयंस हैं लाइक सोडियम कंसंट्रेशन, ये भी आपको यूरिन में ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, सो अगर किडनी के रीअब्जॉर्प्टिव फंक्शंस कंप्रोमाइज्ड हैं, डैमेज्ड हैं, तो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपके यूरिन में आएंगे, और इन सब कंडीशंस को लाइक प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आयंस सोडियम पोटाशियम इन यूरिन, ये सारी की सारी कंडीशंस आपके पास इस क्लास से बिलोंग करेंगे विच इज फैनकोनी सिंड्रोम। ठीक है, सो ग्लूकोसूरिया भी आपके पास फैनकोनी सिंड्रोम में आता है, अमाइनो एसिड यूरिया भी आपके पास फैनकोनी सिंड्रोम में आ जाएगा, प्रोटीन यूरिया भी फैनकोनी सिंड्रोम में आ जाएगा, बिकॉज इस केस में आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, और मैंने ये चीज़ कही है कि अगर किडनी के ट्यूब्यूलर फंक्शन के कंप्रोमाइज होने की वजह से ये एसेंशियल कंपोनेंट यूरिन में आ जाए, तो इन सिंड्रोम्स को आप कलेक्टिव एक नेम देते हो, एंड दिस नेम इज फैनकोनी सिंड्रोम।